यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस एन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में लगातार प्रथम प्रश्न पत्र पर चर्चा हो रही है। शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉड्यूल के बारे में क्लास कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसको किसने दिया, क्यों ये प्रतिमान बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें संरचना किस प्रकार की होती है, सामाजिक प्रणाली किस प्रकार की होती है और मूल्यांकन किस प्रकार में से हम इसमें करते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनको भी लाभ मिल सके। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। तो अगर हम इसके जनक की बात करें, इसके प्रतिपादक की बात करें, तो इसके जनक जो है वो रिचर्ड सचमैन है। कहीं कहीं आपको सकमैन भी मिलेगा, सकमैन। तो रिचर्ड सचमैन जो है इसके प्रतिपादक हैं। सन 1962 ईस्वी में उन्होंने इस सामाजिक परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान को प्रतिपादित किया। वो अमेरिका के इलिनियास विश्वविद्यालय से संबंधित थे। अमेरिका के इलिनियास विश्वविद्यालय से संबंधित रिचर्ड सचमैन ने सन 1962 ईस्वी में परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया। परीक्षा का अर्थ होता है पूछताछ। परीक्षा का मतलब पूछना। पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, कोई ना कोई प्रश्न होगा। प्रश्न हम कब पूछते हैं? जब अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यानी हमको अपने ज्ञान में जब कमी महसूस होती है तभी हम प्रश्न पूछते हैं। अगर हमको ज्ञान होगा, अगर हमको संज्ञान होगा किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी क्रिया के बारे में, कार्य कारण संबंध के बारे में, तो हम प्रश्न नहीं पूछते हैं। यदि हमको जानकारी है तो प्रश्न होता ही नहीं है, प्रश्न उठता ही नहीं है। प्रश्न कब उठेगा? जब हमको अपने ज्ञान में कमी महसूस होगी, जब हमको अपने संज्ञान में कमी महसूस होगी, जब तब अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। और प्रश्न क्या क्यों कैसे से ही बनते हैं। तो परीक्षा का मतलब पूछताछ। पूछताछ का अर्थ होता है प्रश्न से, यानी इसमें जो है प्रश्नों के माध्यम से ही पाठ का विकास किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि फला घटना के बारे में विस्तार से बताइए, तो अगर किसी भी घटना के बारे में आपसे पूछा गया तो उस घटना के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? या तो किसी किताब से, या तो किसी पत्रिका से, या तो किसी अन्य संचार माध्यम से, या तो किसी के से सुन करके, पूछ करके, जान करके। ये सारे तरीके होते हैं कि वहाँ की सूचनाओं को हम एकत्रित करें और उसको विस्तार से हम बतावें। तो कोई भी घटना, कोई भी जानकारी अगर हमसे कोई पूछता है और हमारे पास उसकी जानकारी का अभाव है, तो उसके संबंध में हमको सूचनाओं का एकत्रीकरण करना पड़ता है, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना पड़ता है, और उसके लिए तमाम उपाय हैं। और वहाँ जा करके हम उसके संबंध में सूचनाओं का संकलन करते हैं। तो पूछताछ का मतलब केवल प्रश्न और उत्तर से ही नहीं है। अगर हमने कह दिया कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी का हुआ, उसके विफलताओं के कारणों की व्याख्या कीजिए, उसके विफलता के क्या कारण थे बताइए। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और उसके बाद अगर विफल हुआ तो उस विफलताओं के कारणों को पता लगाया जाएगा। यानी वहां से जो आंकड़े होंगे, जो सूचनाएं होंगी, परिस्थितियां होंगी, उसका जब हम एकत्रीकरण करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि वह क्यों विफल हुआ। तो केवल एक छोटा सा प्रश्न था कि 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम था क्यों विफल हुआ, एक प्रश्न पूछ लिया गया। अब ये एक समस्या उत्पन्न हो गई, बच्चों के सामने एक समस्या आ गई, बच्चों के सामने एक समस्या पैदा हो गई, बच्चों में तनाव हो गया।
तनाव का मतलब कि अब वो तनाव में है कि किस प्रकार से हम इसका उत्तर दें। तो उसका उत्तर देने के लिए सूचनाओं का संकलन करना होगा, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना होगा, और वह काम शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के कर सकते हैं और करते भी हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि पूछताछ में हम अपने पाठ का विकास किस प्रकार से करते हैं। पूछताछ के माध्यम से हम अपने पाठ का विकास किस प्रकार से करते हैं। तो परीक्षा का मतलब होता है पूछताछ। इसे पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। इसे पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। इसी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान को पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। जनक की बात हो गई कि रिचर्ड सर्टमैन इसके जनक है। 1962 ईस्वी में इसको इन्होंने दिया है। अमेरिका के इलिनॉइस विश्वविद्यालय में ये संबंधित थे। अब जो रिचर्ड सर्टमैन है, अगर उनके ये दो कोटेशनों को हम ध्यान से पढ़ें तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है इसको इन्होंने क्यों दिया। इन दो कोटेशनों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है और इस पूरे परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की ये व्याख्या कर देंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ज्ञान सदैव परिवर्तनशील होता है। ज्ञान सदैव परिवर्तनशील होता है, यानी जो आज आप प्रयोजनवाद पढ़े होंगे, प्रयोजनवाद भी यही कहता है कि आज जो सत्य है वह कल असत्य होगा। आज जो सत्य है वो कल असत्य होगा। आप देख रहे होंगे कि अगर हम आज मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो मोबाइल से पहले टेलीफोन आया होगा। टेलीफोन जो था वो आज कहीं दिखता नहीं है। आज आपको अगर बातचीत करना है तो उसका जो माध्यम है वो मोबाइल फोन है। और जब टेलीफोन था तो हमारे सामने अगर कोई कहता कि इस तरीके से बातचीत हो सकती है कि आप चाहे जहां इसको लेकर के जाएंगे तो बात होगी, बिना तार लगाए बातचीत होगी, तो उसकी हम केवल कल्पना कर सकते थे, उसको हम सही नहीं मानते। लेकिन आज ऐसा है, यानी ये जो आपका पूरा सृष्टि है ये ही परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील होने के नाते जो आज सत्य है कल असत्य होगा, जो कल सत्य है वो परसों असत्य होगा। इस टाइप से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जब तक कोई नई खोज नहीं हो जाती है तब तक वह पुरानी खोज सही है, और जब कोई नई खोज आ गई तो इसका मतलब वो पुरानी खोज धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, वो असत्य की तरफ चली जाती है। तो रिचर्ड सर्टमैन ने यह कहा कि ज्ञान सदैव परिवर्तनशील होता है, यानी उसमें हम लगातार कुछ ना कुछ जोड़ने का काम करते हैं। और अगर सदैव परिवर्तनशील है तो इसका मतलब हमेशा जो मनुष्य है, जो मानव है, वो ज्ञान का पिपासु होता है, हमेशा ज्ञान को प्राप्त करना ही चाहता है। और उस ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में जो उसके अंदर जिज्ञासा है, वही जिज्ञासा उसको कंटिन्यू क्रियाशील बनाए रखती है। किसी भी काम को करने के लिए वह सदैव क्रियाशील रहता है, तथा यह कभी अस्थायी नहीं रहता है। अतः बालक सदैव कुछ नया सीखने को जिज्ञासु बना रहता है। बालक, जो भी बालक है, उसको आप कहीं भी लेकर के जब जाते हैं तो वह हमेशा, जब बच्चा छोटा होता है यानी कि जब शैशवावस्था में होता है, तो वह क्या से संबंधित प्रश्न पूछता है कि यह क्या है, वह क्या है, ये क्या है, इस टाइप की चीजें वह पूछता है। यानी क्या से संबंधित, क्या है, केवल जानना चाहता है। लेकिन जब वही बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तो अब वह क्या का प्रश्न नहीं करता कि यह क्या है, वह पूछता है यह क्यों है। यानी वहीं से, जहां से बच्चा क्यों का प्रश्न लगाया, वहीं से बच्चे के अंदर रीजनिंग पावर बढ़ना शुरू हो गया, यानी सृजनात्मकता अब उसके अंदर आनी शुरू हुई। और धीरे धीरे करके जब बच्चा क्यों का प्रश्न करके उनको जानने का प्रयास करता है तो धीरे 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 करके वह बच्चा सृजनशील हो जाता है। बुद्धि उसके अंदर पहले से ही विद्यमान है। जब आप बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो स्पीयरमैन ने दो प्रकार की बुद्धि को बताया है, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि वह बुद्धि होता है कि जिसको बच्चे ने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है, यानी जो बच्चे में जन्म के समय जो बुद्धि थी उसी को उन्होंने जी कारक कहा है, सामान्य बुद्धि। और विशिष्ट कारक का मतलब होता है कि बच्चे ने जो उस सामान्य बुद्धि के आधार पे जो कुछ भी अर्जित किया है वह विशिष्ट है, वह विशिष्ट कारक है या विशिष्ट बुद्धि उसको कह लीजिए। तो ये स्पीयरमैन ने बताया है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ज्ञान सदैव परिवर्तनशील होता है
और इसी के नाते बच्चा हमेशा क्रियाशील रहता है, नई नई चीज़ों को जानने के लिए वह उत्सुक रहता है, उसी संदर्भ में वह क्रियाशील रहता है। अगर बच्चा क्रियाशील नहीं होता तो बच्चे को जब आप लेकर के जाते हैं कहीं मार्केट में, कहीं मेले में, कहीं घुमाने, कहीं टहलाने, तो आपसे वह प्रश्न नहीं करता कि यह क्या है, यह क्यों है, इस टाइप का प्रश्न नहीं आता। जब तक उसके अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है तब तक वह बच्चा प्रश्न करता ही नहीं। यानी बच्चा क्रियाशील है, बच्चा जब उस चीज को देखता है जिसके संदर्भ में वह प्रश्न करता है तभी वह प्रश्न करता है। बच्चा क्रियाशील ना होता तो प्रश्न जिसके साथ वह जा रहा है उससे वह प्रश्न नहीं करता। तो बच्चा हमेशा क्रियाशील होता है, उसको जो दिखता है, जो उसके ज्ञान में कमी है, जिसको वह नहीं समझ पाता है, वह क्या और क्यों और कैसे करके प्रश्न आपसे करता है। आगे इन्होंने कहा, दूसरा जो कोटेशन इनका है उसमें कहा गया कि इसका जो शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है उसको बनाने का उद्देश्य क्या है, इसमें उन्होंने ये बताया। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का लक्ष्य छात्रों में खोज एवं आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता एवं कौशल विकसित करना, जिससे वे स्वयं घटनाओं की व्याख्या कर सकें तथा उनमें विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंध खोज सकें एवं सत्यता का पता लगा सकें। यानी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान जो है उसका जो लक्ष्य होता है, उसका जो उद्देश्य होता है कि छात्रों में खोज एवं आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता प्रदान करना, यानी बच्चों को खोजी बनाना। आपने पियाजे के सिद्धांत को पढ़ा होगा। पियाजे के सिद्धांत में कहा गया है कि जो बच्चा होता है वो एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। अगर बच्चे में नन्हे वैज्ञानिक वाला स्वरूप ना होता, वो क्षमता ना होती, तो बच्चा अपने परिवेश को 18 महीने के अंदर ही समझ जाता है। यानी 18 महीने से 24 महीने के बीच में बच्चा अपने पूरे वातावरण को समझ जाता है। उसके घर में, उसके मोहल्ले में, उसके आसपास जो भी कुछ दिखाई देता है सबका वह नाम जान जाता है, सबके बारे में जान जाता है। अगर ऐसा ना होता तो हो सकता है कि बच्चा कुछ नहीं जान पाता। अगर उसके अंदर जिज्ञासा ना होती, अगर उसके अंदर ये जानने की इच्छा ना होती, तो वह 18 से 24 महीने के भीतर ही अपने पूरे परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त ही नहीं कर सकता। जब तक उसके अंदर से वो जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती तब तक वो प्रश्न ही नहीं पूछता, और जब प्रश्न नहीं पूछता तो उसके बारे में वह जानकारी प्राप्त नहीं करता, और प्राप्त जानकारी प्राप्त करके विभिन्न प्रत्ययों का निर्माण करके वह अपने जीवन को उस परिवेश में समायोजन के अनुकूल करता है जिसमें उसको जीवन काटना है, जिसमें उसको रहना है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का लक्ष्य छात्रों में खोज यानी खोजी बनाना, उसको आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता एवं कौशल विकसित करना। कौशल किस प्रकार का, जिस समाज में वह रहता है उस समाज में उसका सामाजिकरण किस प्रकार से हो, किस प्रकार से उस समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं को वह जाने, समझे और उसका अनुकूलन करे, जिससे उस समाज में उसको एक अच्छे नागरिक के तौर पे जाना जाए, समझा जाए, जिससे वो घटनाओं की व्याख्या कर सकें एवं उनमें विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों को खोज सकें। जैसे हमने आपसे कहा कि 1857 की क्रांति की विफलता का कारण बताइए, तो जब हम कार्य और कारण विफल क्यों हुआ ये पता लगाने की जरूरत है। पता लगाने की जरूरत ये है कि अगर हमने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम को लड़ा तो विफलता क्यों मिली, तो वहाँ क्या कारण थे और हमने कौन कौन से कार्य किए और उसके विफलता के कारण क्या थे। इन दोनों के पारस्परिक संबंधों का जब हम अध्ययन करेंगे, जब हम उसको जा करके खोजेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि उसकी विफलता का कारण क्या था। तो इस प्रकार से दोनों, आप अगर कोटेशन याद है, आपको कोटेशन आपको समझ में आता है, तो आप पूरा परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान समझ सकते हैं। अब इस परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य क्या है, अगर हम उद्देश्य पर चर्चा करें, जो सबसे पहला उद्देश्य है, इसमें कहा गया कि संज्ञानात्मक कौशलों का विकास। जब सबसे पहले हमको किसी भी चीज का संज्ञान होना चाहिए। संज्ञान का मतलब आप साधारण भाषा में ज्ञान से ले सकते हैं। किसी भी चीज का अगर ज्ञान है तब तो उसके आधार पर हम उसका बोध होगा। हमने आपको ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, या ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण आपको ब्लूम के टेक्सोनॉमी में आपको समझाया था कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका बोध नहीं होगा। जब तक आपको ज्ञान और बोध नहीं होगा तब तक उसका आपको
आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, सबसे पहले हमको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके आंकड़ों को हमको निकालना होगा, आंकड़ों की खोज करना होगा, आंकड़ों का विश्लेषण करना होगा, प्रत्ययों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करना होगा, यानी विभिन्न जो प्रत्यय हैं उसमें वहां पे हम कार्य और कारण का संबंध खोज करके ही उसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, अन्यथा हम उसको नहीं समझ सकते हैं। छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं तथा कौशलों का विकास करना, व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना, जिससे वह सामाजिक क्षमताओं का विकास कर समायोजन कर सके। तो ये परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य हैं कि इसी उद्देश्य को लेकर के यह प्रशिक्षण प्रतिमान बनाया गया है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान बनाया गया है। व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास, जब तक हमको सामाजिक जो गुण होते हैं, एक समाज में रहने के लिए हमको जिन सामाजिक गुणों की जरूरत होती है वह बच्चों को हम व्यक्तिगत रूप से सिखाते हैं, समाज में ही सिखाते हैं, कक्षा में ही सिखाते हैं, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से सिखाया जाता है। और व्यक्तिगत रूप से सिखाने के बाद वह क्या करता है, उसको समाज में ले जा करके अप्लाई करने का काम करता है, और अप्लाई करके वह उस समाज में समायोजन करता है जिस समाज में उसको रहना होता है। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य हो गए कि शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के जो उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों को लेकर के, किस उद्देश्यों को लेकर के ये प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किया गया है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि संरचना में इसके कुल 3 सोपान बताए गए हैं। पहला सोपान जो है समस्या का चुनाव या पहचान, समस्या का चुनाव या पहचान, यानी किस प्रकार की समस्या के ऊपर काम करने हैं, किस प्रकार के ज्ञान का अभाव हमारे पास है, वह समस्या पैदा कौन करता है। क्लासरूम की अगर हम बात करें तो क्लासरूम में उस समस्या को ले जाने का काम अध्यापक करता है, एक शिक्षक करता है, और वह ले जा करके उसके बारे में बच्चों को बताने का काम करता है। अध्यापक और छात्र दोनों मिल करके उस समस्या का पहचान करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, जिससे उस समस्या का पहचान किया जा सके। इसके आगे सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन, जब बच्चों के सामने वह समस्या उत्पन्न कर दी जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, अब उस अध्यापक की सहायता से उस समस्या से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं, उसको वो एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। यानी आपस में बातचीत के द्वारा छात्र छात्र की अंतःक्रिया, छात्र और शिक्षक की अंतःक्रिया, जिसके माध्यम से आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। छात्र शिक्षक मिलकर समस्या समाधान का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो उस वातावरण होता है उस क्लास का, वो सहयोगात्मक होता है। छात्र शिक्षक दोनों आपस में सहयोग करते हुए उस समस्या के समाधान की तरफ बढ़ते हैं। यानी यहाँ पे होता क्या है, फिर से एक बार समझिएगा कि एक समस्या बच्चों के सामने रख दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में ले जाके रख दिया गया कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है उसको आज पढ़ना है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का जो सिद्धांत है उसको क्लासरूम में बता दिया गया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो अपने भार के बराबर जो भी है उसको उस क्लास में बता दिया गया। अब वो होता कैसे है, इसका जो समाधान है यह क्लासरूम पूरा मिल करके करेगा, यह पूरा क्लासरूम मिल करके करेगा। तो वहाँ पे उस चीज़ को जो आंकड़े होते हैं, यानी द्रव लाया जाएगा, किसी बर्तन में द्रव को ले आया जाएगा, उसमें कोई वस्तु डाली जाएगी, उसको दिखाया जाएगा कि इसका तल कितना बढ़ता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे करके दिखाई जाएगी। जो समस्या है उसको पैदा करने का काम अध्यापक करता है और उसको समाधान करने का काम, यानी कौन कौन सी चीज़ें यहाँ लगेंगी इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए, वो सारी चीज़ों का जो एकत्रीकरण होता है शिक्षक और छात्र दोनों मिल करके उसको करने का प्रयास करते हैं। आगे है सामाजिक प्रणाली, यानी उस कक्षा का जो वातावरण होगा, कक्षा का वातावरण सहयोगात्मक होता है, यानी छात्र छात्र का, छात्र शिक्षक का, शिक्षक छात्र का आपस में सहयोग करते हुए उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। यानी वातावरण जो होता है उस क्लासरूम का वह सहयोगात्मक होता है। शिक्षक का दृष्टिकोण आलोचनात्मक होता है, यानी अगर किसी छात्र ने उस समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत किया, उस समस्या के संदर्भ में कोई आंकड़ा, कोई सूचना लेकर के आता है, तो शिक्षक जो होता है वहाँ पे आलोचना का मतलब क्या होता है, आलोचना का मतलब होता है
कि आलोचना हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी कार्य का तभी कर सकते हैं जब हम उसके गुण और दोष दोनों को जानते हों। जब तक हम गुण और दोष दोनों नहीं जानते तब तक हम किसी व्यक्ति की आलोचना, किसी वस्तु की आलोचना, किसी सूचना की आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दृष्टिकोण होता है एक अध्यापक का, वह आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है, यानी उसकी विशेषता भी बताता है और उसके दोष भी बताता है, जिससे बच्चों को अधिक समझ में आवे। आगे है, समस्त क्रियाओं पे जो नियंत्रण होता है इस सामाजिक प्रणाली में, वह अध्यापक का होता है। वह नियंत्रण तो करता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से बच्चे करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। उनको ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि वह उससे संबंधित सूचनाओं का एकत्रीकरण अपने हिसाब से वो करें और उसका जो व्याख्या है वह अपने हिसाब से करें, और जिसके बाद वह अध्यापक आलोचनात्मक रूप से उस पर टिप्पणी करता है। शिक्षक छात्रों को सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी मोटिवेशन देता है कि किस प्रकार से आपके सामने जब कोई समस्या आती है तो आप उसका समाधान किस प्रकार से करते हो। इसके संदर्भ में वह अध्यापक उन बच्चों को प्रोत्साहित करता है, मोटिवेशन देता है कि आप इसके संदर्भ में सूचनाओं का एकत्रीकरण, आंकड़ों का एकत्रीकरण इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लास्ट में हम देखें कि इस पूरे परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में जब हम मूल्यांकन का कार्य करते हैं तो उसको किस प्रकार से करते हैं। तो जो भी यहाँ पे मूल्यांकन का कार्य होता है, मूल्यांकन का मतलब जो भी उस क्लासरूम में उस दिन पढ़ाया गया वह कहाँ तक सफल रहा, जो भी शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, सूत्र जो भी यूज किए गए वह कहाँ तक सफल रहे, जिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज किया गया वो कहाँ तक सफल रहा। इन सारी चीज़ों को की सफलता का अगर हम निर्धारण करना है हमको, तो उसके लिए हमको मूल्यांकन करना होता है। और मूल्यांकन में यहाँ पे जो मूल्यांकन होता है वो प्रयोगात्मक परीक्षा प्रयुक्त की जाती है, यानी प्रयोगात्मक रूप से बच्चों की परीक्षा ली जाती है कि जो हमने आज उद्देश्य निर्धारित किए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, इसके संदर्भ में इस पार्ट में चर्चा किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक था परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। अगर आपको परीक्षा का मतलब पूछताछ पता है और पूछताछ का मतलब कि प्रश्न पता है, प्रश्न का मतलब कि बिना जिज्ञासा के नहीं होता, जिज्ञासा का मतलब कि ज्ञान की कमी होती है, और ज्ञान की कमी का मतलब एक समस्या है और उस समस्या का समाधान हमको करना है। तो यही पूरा का पूरा ये टॉपिक रहा, जिसको रिचर्ड सचमैन ने सन 1962 ईस्वी में इलिनॉयस विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है उससे संबंधित थे ने दिया था। और इसमें भी वही उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली पे ये पूरा आधारित है। तो रिचर्ड सचमैन का परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान से संबंधित ये चर्चा थी। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। रोज़ डेली दिन में 2 बजे और रात को 9 बजे एक क्लास लाइव, यानी रोज़ आपको 2 क्लास लाइव मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी इस प्लेटफार्म पे ला करके आप इसको देख करके अपने परीक्षा की जो तैयारी है उसमें मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।